हाय। तो मेरा ये इस वीडियो को बनाने का ये है कि मुझे रिजर्वेशन पे कुछ यूजुअली मुझे कुछ डिबेट्स दिखती नहीं है नेशनल टेलीविज़न पे या कहीं भी, या जो हमारे समाज है वो रिजर्वेशन पे उतनी बात करने से डरता है। और हमारा जो भी डिस्कशन होता है पॉलिटिकल सिनेरियोज में वो सिर्फ इस बात पे होता है कि हम कितना बढ़ा सकते हैं। अगर हम जितनी भी पार्टीज़ देखें इस पूरे इंडिया में, वो सिर्फ इसी इसी फैक्ट को लेके बैठी हुई हैं कि कैसे हम रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा के 80% 90% पे कर दें। अब ये अपने आप में मुझे लगता है एक ह्यूमन राइट इशू भी है, क्योंकि अगर हम किसी देश में 80 से 90% रिजर्वेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एक जनरल कैटेगरी है जो कि 30 से 35% है इस देश का, उसके लिए हम सिर्फ 10 से 15% ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कॉलेज की सीट्स छोड़ रहे हैं। अब मैं ये कितना इलीगल और कितना गलत है इस पे फैक्चुअली तो बात करना बड़ा ही मुश्किल है, बट अगर मोरली हम बात करें तो इसमें कई कई सारे फ्लॉज हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा होना इलीगल है। सबसे पहली बात, अगर हम 50% वाली बात छोड़ भी दें और सिर्फ रिजर्वेशन पे बात करें तो मुझे लगता है रिजर्वेशन से कास्ट इंक्लूजन की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही नहीं है, क्योंकि कास्ट इंक्लूजन किसी सोसाइटी में कब होगा? वो उस सोसाइटी में तब होगा जब लोग कास्ट के ऊपर देखना शुरू करें और इन टर्म्स ऑफ वेल बीइंग, आई थिंक कास्ट पे बात ही ना की जाए एक इंसान के तौर पर। और एक इंसान के तौर पर एटलीस्ट गवर्नमेंट तो देखे। अगर हम पुरानी रीतियों और उसमें जाएं तो उसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लीगलाइज था। तो अगर आप देखेंगे कि राजा लोग भी मानते थे कि इस कास्ट के लोगों को यही करना चाहिए और लॉज में भी काइंड ऑफ वही था। बट अगर हम आज के लॉज देखें तो किसी भी प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। तो उस लेवल पे तो एटलीस्ट हमने सॉल्व कर दी है। अगर हम रिजर्वेशन हटा दें तो हर व्यक्ति को सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ही मिल रही है। जब कोई व्यक्ति एग्ज़ाम देने बैठता है तो उसके साथ सिर्फ कलम और उसका कागज़ है। अगर उसने आंसर सही मार्क किया तो इसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि SC ST वाले व्यक्ति को बैठने नहीं दिया जाएगा। ऑब्वियसली उसकी फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है, उसकी कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी उसके पास रहा होगा, पर वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या 75 साल बाद भी इतना आप बता रहे हैं कि उसको इतना रिजर्वेशन हमेशा ही लेना चाहिए? तो आप इससे क्या बोलना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसके प्रतिशत के हिसाब से ही जगह मिलेगी? तो आपने क्या किया कि आपने आउटकम्स को कांस्टेंट बना के रख दिया। तो ये एक प्रकार का कम्युनिज्म आइडियोलॉजिकल हो गया। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जो रिजर्वेशन है, जो ये कास्ट इंक्लूजन की जगह सबसे पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ाता है। तो जो आपका बेसिक प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो ये सॉल्व करने के लिए है, बना ही नहीं है ये सोल्यूशन। ये सोल्यूशन शायद भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए बनाया होगा कि हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे तो एटलीस्ट जो निचले दलित लोग हैं वो उस लेवल पे आएँ। अब उन्होंने शायद 20 साल का सोच के इस लॉ को बनाया होगा, बट आज का वोट बैंक पॉलिटिक्स इस तरह से है कि इसको और बड़ा बढ़ा के वो बहुजन वोट को लेना चाहते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में क्योंकि बहुत कम माइनॉरिटी लोग ही रहेंगे हमेशा। बहुजन के लोग 70 से 80% ही रहेंगे हमेशा, और जनरल कैटेगरी 30% के आसपास ही रहेगी। और SC ST और OBC एक वोट बैंक बन के भी वोट करते हैं, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा कारण है कि जनरल कैटेगरी के बारे में कोई केयर करता नहीं है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि पहली बात तो ये ज़्यादा लोगों तक जाएगा भी नहीं। अगर ये लोग ज़्यादा लोगों तक जाएगा भी तो ज़्यादातर कमेंट इस वीडियो में वही रहेंगे कि मुझे नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की, मुझे पता नहीं है कि कितनी हार्डशिप लेके आए हैं। और ये एक बड़ी समस्या ये भी है कि सब अपने आप को उत्पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं।
हम ऐसे देश में की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे 80 से 90% लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने कितने उत्पीड़ित हैं। वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे हम सब अबेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, हम सब कैसे ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं हमारे देश में उनको कैसे बांटा जाए। जब तक हम रिसोर्सेज को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे तब तक बांटने से कुछ रिजर्वेशन इज़ काइंड ऑफ ज़ीरो सम गेम, अगर आप आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। क्योंकि नए रिसोर्सेज हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी बहुत कम रिसोर्सेज हैं हम उनको कुछ लोगों से छीन के बाकी लोगों में बांट रहे हैं। और अगर हम इसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज राइट की तरह देखें तो वो उसको भी नलीफाई कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अब नहीं रही। एक एसटी के व्यक्ति को अगर एक एग्ज़ाम पास करने के लिए माइनस में 2 नंबर लाने पड़ रहे हैं और एक जनरल वाले व्यक्ति को 90 नंबर लाने पड़ रहे हैं, तो अब इक्वल अपॉर्चुनिटी आप कैसे एस्टाब्लिश करना चाहेंगे? वो तो नहीं रही। अगर हम किसी भी डेमोक्रेटिक लॉ को देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखें, तो उसमें पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि अगर मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करूं। बट वो अफर्मेटिव एक्शन अगर आपने 90%, 80%, 70% पे कर दिया है, तो अब जो ओपन कैटेगरी है उसके लिए तो अब राइट्स बची ही नहीं। अब तो वो सारी राइट्स आपने आउटकम ही फिक्स कर दिया है, तो कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति उस एग्ज़ाम में बैठेगा ही क्यों? अगर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप पब्लिक स्कूल्स बनाइए, वो सारे लोग यूज़ करते हैं। और आपको अगर देना भी रिजर्वेशन तो उन व्यक्तियों को दे दी जो पब्लिक स्कूल से पढ़ते हैं। क्योंकि अगर कोई पब्लिक स्कूल से पढ़ रहा है तो उसने वो एक्चुअली काफ़ी डिज़र्विंग होगा। पहली बात तो पब्लिक स्कूल्स का लेवल बहुत लो है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स, आपको भी पता है। बट ये कोई करेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक स्कूल को लोअर कोई क्यों बताना चाहेगा, जबकि ये बहुत बड़ी रियलिटी है हमारे देश की। हमारे देश में जो बेसिक इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक स्कूल और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, उससे कोई फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे वोट बैंक बनने में 10 साल लग जाते हैं। वो कोई नहीं चाहता, सब फ्रीबीज चाहते हैं जो जो कि बांटे जा सकें, जो कि निचले क्षेत्रों में बांटे जा सकें, क्योंकि वो 80% है पूरे देश का, और बहुजन को सबको अपीस करने में बड़ा मज़ा आता है। बट अगर आप एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इस कैपिटल का यूज़ एक एटलीस्ट रिस्क कैपिटल की तरह होना चाहिए। या तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप में डालो, या आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप एक ज़ीरो सम गेम खेल रहे हो, जहाँ आप नए जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को बस आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हो। और ये कम्युनिज्म की तरफ ही जाता हुआ स्टेप है, क्योंकि अब हर व्यक्ति अगर आप अपने आप को निचला साबित करने की कोशिश करेगा तो आपकी ग्रोथ 5-6% से ज़्यादा किसी भी फिजिकल ईयर में हो नहीं सकती। और आप पीनलाइज कर रहे हो टैक्स पेयर्स को, जो बहुत हाई टैक्स पे कर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा जब वो व्यक्ति आपके देश में रहना भी नहीं चाहेगा, और आप वो ब्रेन ड्रेन देख रहे हो। और फ्रीबी सिस्टम हमें इस बात पर भी मजबूर करता है कि हम अपने आप को दूसरों से कम और उत्पीड़ित बताने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीबीज और रिजर्वेशन हमें मिल सके। ये हम महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं। मराठा जैसे वॉरियर कास्ट भी जहाँ रिजर्वेशन के लिए लड़ाई कर रही है, आप सोच सकते हैं क्या ये एक रोग की तरह समाज में फैल रहा है, जहाँ हर व्यक्ति अपने पुरखों को उत्पीड़ित साबित करने में लगे हुए हैं। और ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इशू भी है, क्योंकि अगर आप अपने यूथ की साइकी में ये डाल देंगे कि आप उत्पीड़ित हैं और उत्पीड़ित रहने में ही फ़ायदा है क्योंकि हम फ्रीबीज वहीं से मिलेंगी, तो वो मेंटली हमेशा उत्पीड़ित ही रहना चाहेंगे, वो कभी उस चीज़ से उभरना चाहेंगी नहीं। तो मुझे लगता है जब हम अपने में नेगेटिविटी और पिकअप आर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमारी ग्रोथ हिंडर ही करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एफर्मेटिव एक्शन होने ही नहीं चाहिए, पूरी तरह गलत है, पर ये जिस कॉस्ट पे आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है और वो ग्रोथ को हिंडर कर रहा है। और कम्युनिज्म से इसका कंपैरिजन करना कितना सही है कितना गलत, वो आंकलन करना बड़ा ही मुश्किल है।
पहली नज़र में देखें तो यही लगता है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह कम्युनिज्म के आइडिया से मैच करता है। कम्युनिज्म किसी भी देश में सक्सेसफुल बस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप आउटकम फिक्स कर देंगे तो कोई भी उस चीज़ में एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना चाहेगा, और जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मेहनत करेगा भी उसको रिजल्ट तो आप सेम ही दे रहे हो, उसके उसके जो हक का एक्स्ट्रा रिजल्ट है वो भी आप बाकी लोगों में बांट दे रहे हो। तो वो साइकी के हिसाब से और एक देश के हिसाब से कभी वर्क करेगा ही नहीं। एक एग्जांपल अगर आप लीजिए, एक गरीब अशिक्षित व्यक्ति है जो जनरल कैटेगरी का है, वो ऑटो चलाता है। अब उस व्यक्ति के लिए एडमिशन लेना, पहले तो आप रिजर्वेशन से वो सिलेक्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि जनरल कैटेगरी में इतना ज़्यादा कंपटीशन और इतना ज़्यादा क्योंकि अगर आप 20-25% ही ओपन रख रहे हो सीटें तो बहुत मुश्किल है। अगर वो सिलेक्ट हो भी गया तो उसके बाद भी फीस हम 1 लाख 2 लाख पर साल उस व्यक्ति से ले रहे हैं जो जिस व्यक्ति के पास उतना है नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो EWS उतनी ही फीस देता है जितनी जनरल कैटेगरी का नॉर्मल व्यक्ति देता है, पर SC ST का व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं देता। उल्टा कुछ कुछ केसेस में SC ST वाले व्यक्तियों को फ्री में पैसा मिलता है पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बट अगर आप होलिस्टिक लेवल पे देखो तो क्रीमी लेयर का कोई सिस्टम ही नहीं है SC ST में। तो जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के 3-4 पीढ़ियों से IAS बनते आ रहे हैं, जो बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट पे हैं, वो अभी भी SC ST का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। वो अभी भी ये बताना चाहते हैं कि हम उत्पीड़ित हैं। जब तक आप एंड गोल डिफाइन नहीं करोगे किसी अफर्मेटिव एक्शंस के लिए, तो फिर आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हो जहां सब अपने आप को कमज़ोर, लाचार और अपनी पीढ़ियों को जिन पे जुल्म हुआ है ऐसा बताना चाहेंगे। और ये किसी भी देश के लिए कैसे अच्छा हो सकता है ये मुझे नहीं पता। और एक अगर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो जनरल कैटेगरी हमेशा माइनॉरिटी ही रहेगी इस देश में, और टूटी फूटी भी रहेगी क्योंकि कोई कुछ कुछ परसेंट ब्राह्मण है, कुछ परसेंट जैन है, कुछ परसेंट ठाकुर हैं, सब काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी की आपस में बनती है नहीं। ये एज अ वोट बैंक कभी एक्ट करेंगे नहीं, ये अलग अलग ही रहेंगे, जो कि OBC समाज या फिर SC ST समाज के साथ नहीं है। वो हमेशा जात देखकर काफ़ी वोट करते हैं। अगर आपने बिहार में देखो, आप यूपी में देखो, कुछ हद तक MP में भी जो अभी हो रहा है, और आगे बाकी प्रदेशों में भी जो होएगा, होना संभव है और होगा भी अगर आप प्रोडिक्ट करना चाहो तो अगर आप मेरे से पूछो कि मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, तो मैं बस अपने अपने साथ एक टाइमर रखना चाहता हूँ कि जो आगे होने वाला है उसके लिए एटलीस्ट मेरे पास एक टाइम स्टैम्प रहे कि मुझे लगता था ये होगा, मुझे पता था कि इसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और लोगों को ये सब पता होने के बाद भी लोग काफ़ी सेल्फिशली एक्ट करेंगे। हर व्यक्ति अपने समाज के हित में ही सोच रहा है, भले से वो अपने आप को पिछड़ा बता के ही क्यों ना वो फ़ायदा लेना चाह रहा हो, वो व्यक्ति वो फ़ायदा ले रहा है। तो इससे यही साबित होता है कि दुनिया में सेल्फिशनेस कितनी कितनी बढ़ गई है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी, एफर्मेटिव एक्शंस के मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, बट जिस जिस तरह ही इम्प्लीमेंट की जा रही है वो काफ़ी शर्मनाक है। और अगर मैं 10 साल बाद की प्रेडिक्शन करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि रिजर्वेशन 90% तक भी कई प्रदेशों में हो सकता है, और सेंट्रल लेवल पर 70% वो लोग कर ही देंगे। अब जो ओपन कैटेगरी है वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये ज़ीरो सम गेम हम जब तक खेलेंगे हम हमारी ग्रोथ को इतना हिंडर कर देंगे कि हम कभी उतना ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। अभी हम पिछले 10 साल में देखें तो हमारी ग्रोथ परसेंटेज 5-6% के आसपास ही रही है, और अगर इस तरह से हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाएंगे, ये जो हम फ्रीबीज और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी बजाय वेल्थ क्रिएशन में फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी हालत भी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन देशों जैसी ही हो जाएगी, जहाँ पे ग्रोथ एक टाइम पे थी बट अब मिनिमल है। अगर हमें बात चाइना या जापान जैसा समृद्ध बनना है तो हमें वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा।
अगर ये वेलफेयर सिस्टम्स ही चालू रहे तो वो हम कभी नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ हमेशा कम ही रहेगी। इवन आप यूरोपियन यूनियन को देखो तो उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वेलफेयर प्रोग्राम्स बहुत बाद में चालू किए, जब वो समृद्ध हो गए। अभी हम समृद्धि से कम 50 साल दूर हैं और ऑलरेडी हम ये वेलफेयर प्रोग्राम्स को इतना ज़ोर दे रहे हैं जिसने किसी देश की मदद नहीं की। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे फैक्ट्स कई जगह गलत हो सकते हैं, मेरा ये पहला वीडियो और गलती क्षमा करिएगा। ठीक है, बाय।